हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओपीएससी ए 2019 के पेपर 2 में जो भी आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो है वो यूज होता है टू डिटरमाइन द मास डेंसिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट, अ सॉइल मास इज 20 kg एंड वॉल्यूम 0.011 मीटर क्यूब। आफ्टर अवन ड्राइंग द मास रिड्यूस टू 16.5 kg। G इक्वल टू 2.7, द वॉइड रेशियो इज। सो वॉइड रेशियो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको एक इक्वेशन हमको पता है, रो डी इक्वल टू जी रो डब्ल्यू बाय 1 प्लस सी। ओके, रो डी आपको यहाँ पर निकाल लीजिए मास बाय वॉल्यूम से, और वॉल्यूम दिया हुआ है, ड्राई मास दिया हुआ है, टोटल मास दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको रो डी निकल गया 16.5 / 0.011 इक्वल टू 1500 kg पर मीटर क्यूब। आप इसको सबको यहाँ पे पुट कीजिए, रो डी रो डब्ल्यू इज 1000, जी वो 2.7, और यहाँ से आप ई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.8। सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मॉइस्ट सॉइल मास वेट्स 3.52 न्यूटन एंड आफ्टर अवन ड्राइंग द वेट इज 2.9 न्यूटन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड एंड मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आर 2.65 एंड 1.85 रेस्पेक्टिवली। द डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज। सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालने के लिए हम जानते हैं कि एक नोन फॉर्मूला क्या है, एस सी इक्वल टू डब्ल्यू जी। ओके, तो एस सी इक्वल डब्ल्यू जी, तो एस यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी बाई ई। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे ई की वैल्यू चाहिए, दैट इज वॉइड रेशियो की वैल्यू चाहिए। वॉइड रेशियो कैसे निकलेगा, वॉइड रेशियो के लिए आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स आपको निकलेगा टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ओके, सो वॉल्यूम सॉलिड कैसे निकलेगा, वॉल्यूम सॉलिड्स आप निकलिएगा डब्ल्यू एस बाई जी एस गामा डब्ल्यू। सो यहां से आपको वॉल्यूम सॉलिड्स निकल जाएगा, और वो वाटर कंटेंट क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई जो भी सैंड है इंटू 100। ओके, सो इससे आपको वाटर कंटेंट निकल जाएगा 21.38%। सो यहां से आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिएगा तो आपका वी एस निकल गया। तो यहां से आप ई इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई वी बाई डिवाइड बाई वी एस आपका आएगा 0.739। ओके, तो यहाँ पे वाटर कंटेंट वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे आप सारा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.7656। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर सॉइल पार्टिकल्स फाइनर देन 75 माइक्रोन इज बेस्ड ऑन। तो सेडिमेंटेशन एनालिसिस जो होता है, अगर सॉइल जो है वो 75 माइक्रोन से फाइन है, उस एनालिसिस में हम जो रूल फॉलो करते हैं वो होता है आपका स्टोक्स लॉ। नेक्स्ट, हाइड्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन ऑफ, तो हाइड्रोमीटर यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स फाइनर देन 75 माइक्रोन के लिए हम हाइड्रोमीटर को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज डिफाइंड है, तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला होता है आपका D60 डिवाइड बाय D10। नेक्स्ट, according to Terzaghi, the net ultimate bearing capacity of clay is given by, so according to Terzaghi, तो net ultimate bearing capacity of clay जो दिया होता है वो होता है आपका C into NC। नेक्स्ट, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल इज, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ सॉइल होता है वो ऑलवेज होता है इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है वो डिफरेंस होता है किसका किसका, वो डिफरेंस होता है आपका लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। तो आईपी इक्वल टू WL माइनस WP। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हाट इज टफनेस इंडेक्स, तो टफनेस इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, सो IT इक्वल टू IP बाय IF। नेक्स्ट, इन यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम द ग्रुप सिंबल SM स्टैंड्स फॉर, तो SM किसके लिए स्टैंड के लिए होता है, SM यूज होता है सिंबल जो कि होता है सिल्टी सैंड के लिए। नेक्स्ट, liquid limit test is performed on soil samples passing through IS sieve of size, so liquid limit test perform किया जाता है on soil sample passing through IS sieve of size 425 micron। Next, the active earth pressure of a soil is proportional to, where phi is the angle of friction of the soil, so active earth pressure में जो है जो proportion होता है आपका 10 square 45 minus 5/2। Next, the minimum water content at which the soil just begins to crumble when rolled into threads 3 mm in diameter is known as, so जो minimum water content होता है जहां पर कि सॉइल जो है वो
क्रम्बल करता है अगर आप रोल करते हो 3 mm डायमीटर का, तो वो जो लिमिट कहलाती है वो कहलाती है आपकी प्लास्टिक लिमिट। नेक्स्ट, द वाटर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज एग्जिस्टिंग ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड, तो वाटर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्सेज एग्जिस्टिंग ऑन द सॉइल सरफेस इज कॉल्ड कहलाता है आपका एडजॉर्ब्ड वाटर। नेक्स्ट, द क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, तो क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका both 1 and 2, it is coefficient of permeability of soil and the total head loss through the soil। तो आपको जो फॉर्मूला होता है डिस्चार्ज का क्या होता है, KH/NF/ND, तो K is the coefficient of permeability of soil and H is the total head loss through the soil। Next, when drainage is permitted under initially applied normal stress only and full primary consolidation is allowed to take place, the test is known as, so ये जो टेस्ट कहलाता है आपका, ये टेस्ट कहलाता है आपका कंसोलिडेशन अनड्रेन टेस्ट। नेक्स्ट, the minimum water content at which the soil retains its liquid state and also possesses a small shearing strength against flowing is known as, तो ये जो minimum water content है जो कि small shearing strength against flowing होता है और retains its liquid state and also possesses a small shearing strength against flowing, ये कहलाता है आपका liquid limit। Next, minimum size of the particles of silt soil in international classification system is, so minimum size of particle of soil silt soil जो होता है वो होता है आपका 0.002 mm। next, the coefficient of compressibility of soil is the ratio of, तो coefficient of compressibility जो होता है वो होता है आपका AV equal to delta E by delta sigma bar, तो इसका आंसर हो जाएगा decrease in void ratio to increase in stress। ओके, तो जो भी वॉइड रेशियो ऊपर पे क्या गया, रेशियो किसका है, वॉइड रेशियो का, नीचे क्या है, स्ट्रेस का। नेक्स्ट, इफ द फेलियर ऑफ फाइनाइट स्लोप अकर्स इन विच द फेलियर सरफेस पासेस बिलो द टो इज नोन एज, सो ये जो फेलियर कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका बेस फेलियर। नेक्स्ट, रैंकाइंस थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर एज्यूम्स, तो रैंकाइंस थ्योरी का एजम्पशंस जो है वो आपका ये सभी ऑप्शंस है, क्योंकि जो एजम्पशंस ऑफ रैंकाइंस थ्योरी क्या होता है, सॉइल मास इज होमोजीनियस, ड्राई एंड कोहेजनलेस, ground surface is a plane which may be horizontal or inclined, back of the wall is vertical and smooth, तो ये all जो है वो आपका क्या है, assumptions होता है रैंकाइन थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का। नेक्स्ट, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज, तो अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल अगर 0 है तो वो सॉइल कहलाएगा आपका सैंड, क्योंकि सैंड क्या होता है, सैंड आपका कोहेजनलेस सॉइल होता है। नेक्स्ट, इफ एस L and R are the arc length, long chord and radius of sliding circle, then the perpendicular distance of the line of the resultant cohesive force is given by, तो इन सब में जो रिलेशन होता है S, L and R में वो होता है आपका A equal to S R by L। Next, settlement occurs in short time for the foundation resting on, तो settlement occurs in short time for the foundation resting on होता है आपका coarse grained soil। Next, the factors leading to the failure of slopes are classified as, the factors leading to the slope of failure of slopes वो classify होता है both 1 and 2 means increase in the shear stress and decrease in the shear strength of the soil। Next, for determining the moisture content of a soil sample the available data are, तो moisture content आपको निकालने बोला है, डेटा दिया हुआ है आपका, weight of container दिया हुआ है 260 ग्राम, weight of soil sample दिया हुआ है 320 ग्राम, विद कंटेनर वेट ऑफ सॉइल सैंपल ड्राइड जो है वो 310 ग्राम दिया गया विद कंटेनर, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल सैंपल, तो मॉइस्चर कंटेंट हम कैसे निकालेंगे, दैट इज वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ ड्राई सैंड है उसका, जो सॉइल है उसका इनटू 100। ओके, सो वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, जो 320 डिवाइड बाय 260 आपका जाएगा, वेट ऑफ वाटर इज 60 ग्राम, एंड जो ड्राई है क्या होगा, सॉइल का क्या मास है 310 माइनस 260। ओके, कंटेनर को माइनस कर देगा टोटल सॉइल में, जो विद कंटेनर दिया हुआ कंटेनर का मास माइनस कीजिएगा तो आपको बचेगा 50, तो यहाँ पे आप डिवाइड कीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा 20%, दैट इज ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज क्लासिफाइड एज, तो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जो होता है वो क्लासिफाइड एज होता है 3 फेज सॉइल। 3 फेज सॉइल आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में सॉइल मैकेनिक्स की क्लास में पढ़ाया जाता है 3 फेज सॉइल। ओके, सो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल इज क्लासिफाइड एज 3 फेज सॉइल। नेक्स्ट, द वेस्टरगार्ड एनालिसिस इज यूज्ड फॉर, तो वेस्टरगार्ड एनालिसिस जो होता है वो यूज होता है फॉर द स्ट्रैटिफाइड सॉइल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट, if L and B are the length and width of a footing, E is the eccentricity along the length and P and Q are the axial force and bearing capacity of the soil, then to avoid tension कौन सा रिलेशन इसमें होगा, तो to avoid tension में रिलेशन होता है वो होता है आपका BL equal to P by Q
1 माइनस 6E/L से B इंटू L को यहाँ पे ले जाइए तो आपका ये इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट, द डायरेक्ट शियर टेस्ट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। सो डायरेक्ट शियर टेस्ट जो है द डिसएडवांटेज क्या होता है, वो होता है आपके इसमें ऑल द ऑप्शन जो है वो करेक्ट। इट इज ड्रेन कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल होता है इसमें, पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, शियर स्ट्रेस ऑन द फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, द एरिया अंडर द शियर एंड वर्टिकल लोड्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, द इक्वेशन टॉ इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव इज गिवन बाय, तो ये इक्वेशन जो है वो दिया गया है आपका कूलम। नेक्स्ट, a ferritic line is defined as the line within a dam section below which there are, so ferritic line क्या होता है, लाइन होता है within the dam section below which there are positive hydrostatic pressure, उसके नीचे क्या होता है, उसके बिलो क्या होता है, positive hydrostatic pressure होता है, that is called ferritic line. What is the maximum settlement allowed for isolated foundations for RCC structures on sand? तो maximum settlement allowed फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन फॉर आरसी स्ट्रक्चर वो आपको एज पर IS 1986 वो कहता है कि जो मैक्सिमम सेटलमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 50 mm. नेक्स्ट, द मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट शियर फेलियर इज कॉल्ड, तो मैक्सिमम ग्रॉस प्रेशर द सॉइल कैन कैरी सेफली विदाउट शियर फेलियर वो कहलाता है आपका सेफ बेयरिंग कैपेसिटी एंड ग्रॉस सेफ बेयरिंग कैपेसिटी. बोथ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन. ओके, next, for determining the ultimate bearing capacity of soil, the recommended size of a square bearing plate to be used in load plate test should be 30 to 75 cm square with a minimum thickness. तो इसका जो thickness होता है वो होता है आपका प्लेट का, that is a 25 mm. Next, a cohesionless soil attains quick condition due to, so quick condition क्यों आता है cohesionless soil या फिर sandy soil में, because head causing upward flow is equal to the stress from the top. So option 1 will be the correct one. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. The length by diameter ratio of cylindrical specimens used in triaxial test is generally, तो length by diameter ratio of cylindrical specimen होता है in triaxial test में, वो होता है आपका 2. जो साइज दिया हुआ है यहाँ पे देख लीजिए, साइज दिया हुआ जो जनरली साइज होता है आपका triaxial test specimen का 76 mm to 38 mm and 100 mm to 50 mm. So इसको रेशियो कीजिएगा तो आपका 2 आएगा. नेक्स्ट, in the standard penetration test, what is the driving depth of the sample for which the number of hammer blows are counted? So जो SPT टेस्ट हम निकालते हैं उसमें क्या होता है कि हम 150 mm के डेप्थ पे निकालते हैं. ओके, तो 150 mm का डेप्थ पे 3 बार निकालते हैं, तो 150 mm, 150 mm एंड 150 mm, जिसमें कि हम फर्स्ट जो 150 mm है उसको इग्नोर करते हैं, तो लास्ट 150 mm जो दो 150 mm है वो जोड़ के आपको 300 mm होता है. ओके, सो 300 mm विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट, What is the mass of the hammer in modified Proctor test? So modified Proctor test में जो mass of hammer होता है वो होता है आपका 4.89 kg. Next question, what is the ruling design speed in plain terrain for state highway? तो state highway के लिए जो ruling design speed होता है वो होता है आपका 100 kmph in plain terrain. Next, the basic equation relating to speed of vehicle V, the radius of curve R and superelevation E एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज, तो जो एक आपका बेसिक क्वेश्चन होता है आपको पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दैट इज E प्लस म्यू इक्वल टू V स्क्वायर बाय 127 R. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रूलिंग मिनिमम रेडियस फॉर नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन? सो रूलिंग मिनिमम रेडियस फॉर नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन होता है वो होता है आपका 230 मीटर, दैट इज द मिनिमम रेडियस दैट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड फॉर द नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन. Next, what is the radius of the curve at 80 kmph bend which no superillusion is needed for the value of 2.5% camber? तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्व आप क्या कीजिएगा, आप ये फॉर्मूला आपको पता है E प्लस एफ इक्वल टू 0.75 V स्क्वायर बाय 127 R, इस पे पुट कीजिएगा आप सारे वैल्यू, तो जो रेडियस R की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1100 मीटर. ओके, नेक्स्ट, What is the type of curve adopted for the transition curve in India? So type of curve जो हम adopt करते हैं for transition curve in India वो होता है आपका clothoid type of curve. Next, the wall constructed for the stability of an excavated portion of a road on the hillside is known as.
तो जो वॉल प्रोवाइड किया जाता है तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एक्सकवेटेड पोर्शन ऑफ अ रोड, वो कहलाता है आपका ब्रेस्ट वॉल ऑन द हिल साइड। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट इन हेयरपिन बेंड फॉर 2 लेन कैरेजवे? तो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेवमेंट जो प्रोवाइड किया जाता है हेयरपिन टाइप ऑफ बेंड में फॉर 2 लेन कैरेजवे, वो होता है आपका 1.5 मीटर का एक्स्ट्रा विड्थ आप प्रोवाइड करते हो। नेक्स्ट, what is the reason for providing adequately long transitional curve between two reverse curves? So the reason for providing adequately long transitional curve between two reverse curve, so जो reason होता है वो reason होता है आपका for accommodating super elevation runoff. Next question, what is the exceptional gradient in plain terrain? तो exceptional gradient in plain terrain की value होती है वो होती है आपकी 1 in 16.7. Next, for the designing of valley curves, the height of headlight above the road surface is assumed as. So for design of valley curves, the height of headlight above the road surface assume क्या आता है, वो क्या आता है आपका 0.75 मीटर above the road surface. जो हेडलाइट व्हीकल का होता है वो उसको assume करके डिजाइन किया जाता है वैली कर्व को, कि वो जो हाइट ऑफ द हेडलाइट है वो 0.75 मीटर above है रोड सरफेस से. What is the perception and brake reaction time taken together in India? तो perception and brake reaction time जो है वो कंसिडर किया जाता है 2.5 सेकंड. दैट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज कंसिडर्ड फॉर द इन द इंडिया. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द लेवल ऑफ ड्राइवर्स आई एंड द ऑब्जेक्ट हाइट बिटवीन 2 पॉइंट्स फॉर द सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस? सो फॉर सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ड्राइवर्स आई और ऑब्जेक्ट हाइट जो कंसिडर किया जाता है वो क्या आता है आपका 1.2 मीटर एंड 0.15 मीटर फॉर सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस. Next, what are the intersections known as where traffic is controlled on the minor road by stop of giveaway sign and markings? तो इस टाइप का इंटरसेक्शन जो कहलाता है आपको वो कहलाता है आपका प्रायोरिटी इंटरसेक्शन. नेक्स्ट, what is the type of interchange when two high volume and high speed roads intersect each other where through traffic on both roads are unimpeded? सो इस टाइप का इंटरचेंज होता है वो होता है आपका क्लोवर लीफ इंटरचेंज. नेक्स्ट, व्हाट इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर फॉर व्हीकल हैविंग सिंगल एक्सल विद डुअल व्हील टाइप वेट्स 118 किलोन्यूटन व्हेन द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड एक्सल ऑफ सेम कॉन्फ़िगरेशन ऑफ व्हील इज 80 किलोन्यूटन? सो व्हीकल डैमेज फैक्टर जो आप निकालिएगा इसका फॉर्मूला होता है वो, तो व्हीकल डैमेज फैक्टर का फॉर्मूला आप पुट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू जाएगी वो 4.733 आएगी. नेक्स्ट, calculate cumulative traffic in million standard axle for per day commercial vehicle is 1000 in the year of completion for a 2-lane 2-way road. Vehicle damage factor VDF of 3.9, growth rate of 5% and design period of 15 years. तो cumulative traffic in millions आप फॉर्मूला निकालेगा सेम पीछे वाले फॉर्मूले पे, पीछे वाले क्वेश्चन जो फॉर्मूला निकाला गया है व्हीकल डैमेज फैक्टर में, सो उसमें आप पुट कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 30.73 MSA. ओके, नेक्स्ट, which layer in flexible pavement crust functions as a drainage cum strength layer? So जो फ्लेक्सिबल पेवमेंट में जो है ड्रेनेज कम स्ट्रेंथ लेयर को कंसिडर करता है, उसका फंक्शन एज अ यूज करता है वो होता है आपका ग्रेनुलर सब बेस. नेक्स्ट, what test is undertaken to evaluate the toughness of stones used in road project? So for the evaluation of toughness of stone in a road project हम यूज करते हैं aggregate impact test. Next, at a road junction 16 cross conflict points are severe if, so अगर वहाँ पर 16 cross conflict points जनरेट हो रहा है at a road junction तो वो किस टाइप का रोड होगा? उस टाइप का रोड होगा it is both are two-way roads. तो फॉर 2-way रोड्स जो अगर 16 क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट जनरेट हो रहा है तो वो बहुत वहां पे सीवियर कंडीशन हो सकता है. नेक्स्ट, द बार्स इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स आर एट. सो फॉर सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स जो बार्स होता है उसमें प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स पे. नेक्स्ट, डबल बार्स इन द प्लेन जॉइंटेड रिजिड पेवमेंट्स आर प्रोवाइडेड. सो डबल जॉइंट हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं? रिजिड पेवमेंट वो हम प्रोवाइड करते हैं प्रिवेंटिंग डिफरेंशियल सेटलमेंट से बचने के लिए हम वहाँ पे डबल बार को प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, व्हाट इज द शेप ऑफ द कॉशनरी साइन? सो शेप ऑफ द कॉशनरी साइन वहाँ पे होता है वो होता है आपका ट्राइंगल. जो भी कॉशनरी साइन को हम प्रोवाइड करते हैं रोड के साइड में वो हम ट्राइंगुलर साइज में प्रोवाइड करते हैं.
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन, तो इनमें से कौन जो है हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कर रहा है आपका 30/40। जो सबसे कम वैल्यू है वो आपकी हार्डेस्ट ग्रेड ऑफ बिटुमिन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम, सो रोलिंग सेल प्रोसीड फ्रॉम आपका लोअर एज टुवर्ड्स द अपर एज फॉर सुपर एलिवेशन कर्व्स में। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर एन एवरेज टायर प्रेशर ग्रेटर देन 7 kg/cm²? तो अगर टायर प्रेशर 7 kg/cm² ज्यादा है तो जो रिजिडिटी फैक्टर आएगा वो आपका लेस देन 1 आएगा। नेक्स्ट, व्हेन द पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील्स ड्यू टू देयर रोटेशन इज कॉल्ड, सो अगर मान लीजिए कि पाथ ट्रेवल अलोंग द रोड सरफेस इज मोर देन द सर्कमफ्रेंशियल मूवमेंट ऑफ द व्हील, जो आपने जो रास्ता तय कर रहे हो वहां पर आपका व्हील जो है वो कम मूव हो रहा है और आप ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो उस टाइप के फिनोमेना को हम कहते हैं स्किड होना। और अगर व्हील ज्यादा मूव कर रहा है और आप कम डिस्टेंस पे जा रहे हो, दैट इज कहलाएगा आपका स्लिप मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट, softening point of bitumen to be used for road construction at a place where maximum temperature is 40 डिग्री सेल्सियस should be, तो softening point of bitumen जो होना चाहिए अगर रोड जहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दैट इज रोड। ओके, सो रोड जहाँ कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है एवरेज टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, तो जो सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन है वो आपका ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, वही बिटुमिन आप वहाँ पे यूज कर कीजिए। नेक्स्ट, इन सीबीआर टेस्ट द वैल्यू ऑफ सीबीआर कैलकुलेटेड एट, तो सीबीआर टेस्ट में जो है वैल्यू ऑफ सीबीआर कैलकुलेट करते हैं कहाँ, बोथ 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है। नेक्स्ट, इफ द रेडियाई ऑफ अ कंपाउंड कर्व एंड द रिवर्स कर्व आर रेस्पेक्टिवली द सेम, द लेंथ फॉर कॉमन टेंजेंट, सो लेंथ फॉर कॉमन टेंजेंट जो होगा वो होगा ऑफ बोथ कर्व्स विल बी इक्वल। कंपाउंड कर्व और रिवर्स कर्व है तो वहां पर जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट है वो दोनों के लिए सेम होगा, इक्वल होगा। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ व्हीकल्स अलोंग कर्व्स ऑफ रेडियस आर, द परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज, सो परसेंटेज रिडक्शन ऑफ ग्रेडियंट टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स ऑफ व्हीकल्स अलोंग कर्व, वो वैल्यू होती है आपकी 75/r। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, तो यहाँ पे 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल दिया हुआ है, वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड एस्टेब्लिशिंग एनी पॉइंट बाय एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट मेजरमेंट। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल जो होता है वो होता है आपका बोथ 2 and 3, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट एंड द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एटलीस्ट 2 वेल डिफाइंड पॉइंट फॉर बेटर एक्यूरेसी टू फिक्स। नेक्स्ट, What is the use of 2 vertical crosshairs? So use of 2 vertical crosshairs जो होता है वो आपका यूज होता है आपका to check plumpness of vertical staff. Next, type of lens used for aberration free image. So type of for aberration free image जो lens हम यूज करते हैं वो करते हैं हम compound lens को। Next, the maximum tolerance in a 20 meter, तो maximum tolerance in a 20 meter होगा वो होगा आपका 5 ± 5 mm फॉर 20 मीटर चेन, और फॉर 30 मीटर चेन वो होगा ± 8 mm। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ अ एम्बैंकमेंट वाज मेजर्ड विद 20 मीटर चेन एंड द वॉल्यूम वाज कैलकुलेटेड एज 400 cubic meter. It was then found that the chain was 8 mm too long. The true volume of embankment is, so true volume of embankment निकालने के लिए आप V डिवाइड बाई V डैश इक्वल टू L डैश डिवाइड बाई L का होल क्यू कीजिए, और यहाँ पे आप L की वैल्यू 20 मीटर है, L डैश की वैल्यू 20 प्लस यहाँ पर 8 mm क्या है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 0.08 मीटर, दैट इज 20.08 मीटर आपका L डैश हो गया, V डैश 400 क्यूमेक हो गया। तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा तो जो ट्रू वॉल्यूम आएगी वो आएगी आपकी 404.8 क्यूबिक मीटर, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, द करेक्शन ऑफ सैग इज ऑलवेज, तो करेक्शन ऑफ सैग जो होता है वो ऑलवेज आपका होता है सब्ट्रैक्टिव, क्योंकि जो एरर ड्यू टू सैग होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो करेक्शन क्या होगा, करेक्शन ऑफ सैग वो होगा आपका नेगेटिव। तो क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है एरर ड्यू टू सैग क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो एरर ड्यू टू सैग आपको याद रखना है वो पॉजिटिव होता है, और करेक्शन ऑफ सैग जो होता है वो आपको सब्ट्रैक्टिव होता है, आपको माइनस करना पड़ता है उस वैल्यू को, ओके, फॉर गेट द ट्रू रिजल्ट्स। नेक्स्ट,
The permissible error in chaining for measurement with chain on rough or hilly ground is, so permissible error in chaining for measurement with chain on rough or hilly ground होता है, वो होता है आपका 1 in 250. Next, the angle of intersection of plane mirrors of an optical square is, so in case of optical square the angle of intersection of the plane mirrors होता है, वो होता है आपका 45 डिग्री. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. The process of rotating the telescope about the vertical axis in horizontal plane is known as, so अगर आप टेलीस्कोप को वर्टिकल एक्सिस पे रोटेट कर रहे हो इन हॉरिजॉन्टल प्लेन तो वो प्रोसेस कहलाता है आपका स्विंगिंग ऑफ द टेलीस्कोप. नेक्स्ट, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग, सो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग वो कहलाता है आपका प्लम्बिंग फॉग, जो कि इस टाइप के शेप का होता है. आप ऊपर पे जो पॉइंट आप मार्क करते हो वहां पे आप रखते हो और ये पूरा टेबल के साइड से मुड़ के आपको नीचे प्लम पॉइंट आपको लोकेट करता है. ओके. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग प्लेन टेबल, तो सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग प्लेन टेबल जो है वो मेथड कहलाता है आपका रेडिएशन. सो रेडिएशन हम कहाँ अडॉप्ट करते हैं? रेडिएशन इज अडॉप्टेड व्हेन पॉइंट्स टू बी सर्वेस्ड आर इंटरविजिबल एंड एक्सेसिबल. एक्सेसिबल पॉइंट के लिए हम रेडिएशन यूज करते हैं और इनएक्सेसिबल पॉइंट के लिए हम इंटरसेक्शन मेथड को यूज करते हैं. नेक्स्ट, विच लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट अ पॉइंट, सो विच लाइन इज टेंजेंशियल टू द लेवल लाइन एट अ पॉइंट, वो लाइन होता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन. वो क्या होता है आपका? टेंजेंशियल होता है लेवल लाइन पे. ओके. नेक्स्ट, विच टर्म इज यूज्ड फॉर द सरफेस टू विच एलिवेशंस आर रेफर्ड, तो विच टर्म इज यूज्ड फॉर सरफेस टू विच एलिवेशन आर रेफर्ड, दैट ऑप्शन विल बी डेटम. डेटम पे क्या होता है आपको? एलिवेशन, नोन एलिवेशन पॉइंट होता है डेटम आपका. क्या होता है? नोन एलिवेशन पॉइंट होता है. आपको उसका एलिवेशन पता होता है, आप उसके बेसिस पे फिर आप आगे का मेजरमेंट करते हो. नेक्स्ट, if the RL of benchmark is 100 meter, the back side is 1.435 and the fore side is 1.620 meter. The RL of the forward station is, तो RL आप यहाँ पे निकालोगे. सो अगर बेंचमार्क 100 मीटर दिया हुआ है और जो बैक साइड की रीडिंग है बेंचमार्क पर वो 1.435 मीटर आ रही है और फोर साइड अगर आपको पी का को RL चाहिए और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1.620 आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा? बेंचमार्क प्लस यहाँ पे पहुंच गए, इस पॉइंट पे पहुंच गए प्लस कीजिएगा तो, और इसको माइनस कीजिएगा आप ये जो हाइट है, तो आप पी का RL आपको मिल जाएगा. सो 100 प्लस 1.435 माइनस 1.620 दैट इज 99.815 मीटर. सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ क्लोज ट्रेवर्स सम ऑफ लैटिट्यूड इज माइनस 0.46 मीटर एंड सम ऑफ डिपार्चर इज माइनस 0.22 मीटर. व्हाट इज क्लोजिंग एरर? तो क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला हम जानते हैं कि E इक्वल टू अंडर रूट समेशन ऑफ लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ डिपार्चर स्क्वायर होता है. माइनस है तो स्क्वायर करने पे वो प्लस ही हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 0.475 मीटर. नेक्स्ट, अ सरफेस हुज एलिवेशन इज नोन और एज्यूम्ड इज नोन है, तो सरफेस अगर आपका एलिवेशन नोन है तो वो कहलाता है आपका डेटम सरफेस. पिछले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं नॉन एलिवेशन के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं? डेटम बोलते हैं या बेंचमार्क बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, the degree of precision required for establishment of benchmark. So degree of precision required for establishment of benchmark वो जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है प्लस माइनस 4 अंडर रूट के, वेयर के इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स. In the method of repetition for measuring horizontal angles to rotate the instrument without changing the reading. So method of repetition में हम for measuring the horizontal angle rotate the instrument without changing the reading. Lower clamp screw is loosened and upper clamp is tightened. तो हम लोअर क्लैंप का जो स्क्रू होता है उसको हम लूज करते हैं और अपर क्लैंप का जो स्क्रू होता है उसको हम टाइट ही रखते हैं, जिससे कि विदाउट चेंजिंग रीडिंग हम उसको क्या कर सकते हैं? हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, द एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलरली व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर. हम हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर को, हॉरिजॉन्टल याद रखिए, हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर को एडजस्ट करते हैं एक्यूरेट करने के लिए. क्यों? जब हम मेजर करते हैं, जब हम मेजर करते हैं आपका लेवलिंग करने के लिए, तो हमको लेवलिंग करने में हॉरिजॉन्टल जो क्रॉस हेयर है वो हमको एक्यूरेट रखना पड़ता है, उसको लेवल करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सर्कल्स मेड ऑफ. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सर्कल जो है इन इलेक्ट्रॉनिक थोडोलाइट वो बना होता है ग्लास हैविंग स्पेशली कोटेड ग्रेजुएशंस रीड बाय फोटोडायोड्स.
So thank you very much guys for watching this video. Thank you.